नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इतिहास और विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के लिए, और उसमें हम भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और ये इसका तीसरा और अंतिम पार्ट है। इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न हो, ये छूटने वाले नहीं हैं, सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ शुरुआत करते हैं लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य, भास। तो भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है, यानी ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के हैं भास, और इनको कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। और भास ने 13 नाटक लिखे हैं। इसमें पहला है सोपनवासवदत्ता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उर्भंगा है, प्रतिमाक है, अभिषेक है, पंचरात्र है, मध्यम व्योम है, दूत घटोत्कच है, कर्णभार है, दूत वाक्य है, बालचरित है, दृद्र चारुदत्त है, अविमार्ग है, प्रतिज्ञा योगदरायण है। ये भास ने 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें कि सोपनवासवदत्ता और दृद्र चारुदत्त आपको विशेषकर याद रखने हैं। इसमें सोपनवासवदत्ता पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है कि इस पहला संपूर्ण नाटक कौन सा है? सोपनवासवदत्ता। शूद्रक, जो कि गुप्त काल में थे, ने मर्चकटिकम नाटक लिखा संस्कृत में। शूद्रक ने संस्कृत में मर्चकटिकम नाटक लिखा। इसमें पहली बार राज परिवार के बजाय समाज के मध्यम वर्ग को पात्र बनाया, यानी शूद्रक से पहले जो भी नाटक लिखे जाते थे, उसमें जो पात्र बनाए जाते थे वो राज परिवार से संबंधित होते थे। तो शूद्रक ने क्या परिवर्तन किया? पहली बार जो समाज के मध्यम वर्ग के लोग थे उनको उसमें शामिल किया। शूद्रक ने कौन सा नाटक लिखा? मर्चकटिकम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शूद्र और महिलाएं संस्कृत की बजाय प्राकृत भाषा बोलते हैं, यानी इसके नाटक में पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था इससे पहले के नाटकों में, परंतु शूद्रक के नाटक में पहली बार प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। प्राकृत यानी लोकल, जो क्षेत्रीय मदर टंग होती थी, मातृभाषा होती थी, वो। चारुदत्त एक गरीब ब्राह्मण मुख्य पात्र है। इसमें चारुदत्त है जो एक गरीब ब्राह्मण है और वो इसका मुख्य पात्र है, जिसे वसंत सेना नामक वेश्या से प्यार हो जाता है। मर्चकटिकम समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डालता है, यानी उस समय समाज में कितना भ्रष्टाचार था इस पर प्रकाश डाला गया। तो ये बातें यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। शूद्रक का नाटक क्या? मर्चकटिकम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, और ये इसमें राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग को पात्र बनाया गया। और इसमें जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो संस्कृत की बजाय क्या बोलते हैं? प्राकृत भाषा बोल रहे हैं। और चारुदत्त एक गरीब ब्राह्मण है, वो इसका मुख्य पात्र है, और इसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डाला गया। क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी गुणाढ्य द्वारा पेशासी भाषा में लिखी गई वृहत कथा का संस्कृत अनुवाद है। यानी गुणाढ्य ने क्या लिखा? पेशासी भाषा में वृहत कथा लिखा, और उसका संस्कृत अनुवाद है वृहत कथा मंजरी, जो किसने लिखा? क्षेमेंद्र ने लिखा। तो क्षेमेंद्र की क्या है? वृहत कथा मंजरी। इस पर 11वीं शताब्दी में सोमदेव ने कथा सरितसागर भी लिखा। तो सोमदेव का कथा सरितसागर, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी। गार्गी संहिता शुंग काल का एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये भी याद रखना कि गार्गी संहिता क्या है? जो शुंग काल था उसका एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का वर्णन है। गार्गी संहिता युग पुराण का एक हिस्सा है। अब है वाकपति के गोडबहो में कनौज के राजा यशोवर्मन द्वारा बंगाल के शासक का वध कर बंगाल विजय करने का वर्णन है। यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। वाकपति का क्या है? गोडबहो। इसमें क्या वर्णन दिया गया है कि कनौज का राजा था यशोवर्मन, उसने बंगाल
पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक का वध करके बंगाल विजय की जानकारी मिलती है वाकपति के गोडभो से। अब पद्मगुप्त, जिसे परिमल भी कहते हैं, के नवसहस्रांक में परमार वंश के शासक सिंधुराज की जीवनी है। तो पद्मगुप्त में क्या है? सिंधुराज की जीवनी। कौटिल्य की भांति बृहस्पति ने भी 11वीं शताब्दी में एक लगभग अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य ने जैसे अर्थशास्त्र की रचना की, वैसे ही बृहस्पति ने भी अर्थशास्त्र की रचना की। कामंदक की नीतिसार भी अर्थशास्त्र से अनुप्रेरित ग्रंथ है। इसकी रचना 8वीं शताब्दी में हुई। कामंदक की क्या है? नीतिसार। बस इतना याद रखना। अब है प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है? जैसे कीर्तार्जुनियम है, ये 12वीं की है। काव्य दर्शन है, 10 कुमार चरित्र है। अवंती सुंदरी की कथा है, ये दंडी की है। तो याद रखना, काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित्र, अवंती सुंदरी की कथा, ये सभी किसकी है? दंडी की। कथा श्री सागर सोमदेव की है। वृहत कथा गुणाढ्य की है। और शिशुपाल वध और शुक्र नीतिसार ये माघ की है। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की है। मेरुतंग की प्रपंच चितामणि अर्थशास्त्र पर टीका है। मेरुतंग ने क्या लिखी? प्रबंध चितामणि। क्या है ये? अर्थशास्त्र पर टीका है। सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी, तो कीर्ति कौमुदी किसकी? सोमेश्वर की। राजशेखर के प्रबंध कोश, राजशेखर का क्या है? प्रबंध कोश। और मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि से गुजरात के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये किताबें आपको याद रखनी कि सोमेश्वर की क्या? कीर्ति कौमुदी, राजशेखर का प्रबंध कोश और मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि, जिससे गुजरात के इतिहास की जानकारी मिलती है। पंचतंत्र व हितोपदेश क्या है? नीति विषयक ग्रंथ है। पंचतंत्र व हितोपदेश नीति विषयक ग्रंथ है। पंचतंत्र का अनुवाद 50 से अधिक भाषाओं में किया जा चुका है। पंचतंत्र की कहानियों की रचना विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीतिपरक शिक्षा देने के लिए की थी। जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उनकी रचना विष्णु शर्मा ने की। और क्योंकि जो राजकुमार थे उनको क्या शिक्षा देनी थी? नीतिपरक शिक्षा देनी थी। अब है भारत के बारे में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत या विदेशी यात्रियों का विवरण, जो भारत के बारे में विदेशी यात्रियों ने बताया है। इसमें आता है सबसे पहले स्काईलैक्स और इकेटियस। जो स्काईलैक्स है वो ईरानी शासक दारा का एक यूनानी सैनिक था। तो स्काईलैक्स और इकेटियस मिलेट्स नामक यूनानी लेखों की रचनाओं से भारत के केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ज्ञान प्राप्त होता है। स्काईलैक्स और इकेटियस ने जो भारत के बारे में जानकारी दी है वो केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित है, यानी सिंधु घाटी से आगे ज्ञान नहीं है। ये दोनों ही लेखक हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे, यानी हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है उससे पहले के हैं ये स्काईलैक्स और इकेटियस। अब आगे आता है टेशियस। यह एक ईरानी राजवैद्य था, यानी वैद्य था ईरान का। यह कभी भारत नहीं आया। इसने ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करके लिखा है। ईरान के जो अधिकारी भारत आए थे उनसे ज्ञान प्राप्त करके इसने भारत के बारे में लिखा है। इसने भारत पर इंडिका और फारस पर पर्सिका नामक इतिहास लिखा है। तो भारत पर इंडिका लिखी और फारस यानी ईरान पर इसने पर्सिका नामक इतिहास लिखा है। किसने? टेशियस, जो क्या था? ईरानी राजवैद्य था। ये भी याद रखना, टेशियस कभी भारत नहीं आया। अब है हेरोडोटस। ये है इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका, इनके ग्रंथ का नाम क्या? हिस्टोरिका, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत फारस संबंध का वर्णन अनुश्रुतियों के आधार पर किया, वह कभी भारत नहीं आए। तो हेरोडोटस भी टेशियस की तरह कभी भारत नहीं आए। इन्होंने इतिहास के ऊपर हिस्टोरिका लिखा और भारत और फारस के संबंधों का वर्णन भी किया है, यानी भारत और ईरान के आपस में कैसे संबंध थे, यह बात किसने बताई?
हेरोडोटस ने बताई। ये भी कभी भारत नहीं आए। कौन नहीं आए? टेशियस और हेरोडोटस। अब है निरियाकस। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था। जब सिकंदर ने भारत आक्रमण किया तो उनका सेनापति था जिसका नाम था निरियाकस। सिकंदर के सेनापति का नाम निरियाकस। ओन सीक्रेट्स, इसने सिकंदर की जीवनी लिखी है। यानी सिकंदर की जीवनी किसने लिखी है? ओन सीक्रेट्स ने लिखी है। एरिस्टोबुल्स, इसने युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक में भारत के बारे में लिखा है। युद्धों का इतिहास पुस्तक है एरिस्टोबुल्स। यह सिकंदर के साथ भारत आया था। जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था तो इसके साथ आया था एरिस्टोबुल्स और उसने क्या लिखा? युद्धों का इतिहास। अब है मेगस्थनीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। ये क्या था? सेल्यूकस निकेटर था और उसका ये राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त था, उनके दरबार में राजदूत के रूप में रहा। 14 वर्ष तक रहा ये। और इसकी पुस्तक इंडिका, जो मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। मैक्सनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जो कि मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रवर्ती यूनानी लेखकों, चाहे वो स्ट्रेबो हो, प्लिनी हो, एरियन हो, प्लूटार्क हो, जस्टिन हो और डायोडोरस की रचनाओं में इंडिका के उद्धरण प्राप्त होते हैं। यानी इंडिका की जानकारी, मैक्सनीज ने इंडिका लिखी, इसकी जानकारी किससे होती है? स्ट्रेबो, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, डायोडोरस, इन्होंने जो अपनी किताबें लिखी है उसमें इंडिका के बारे में चर्चा लिखी है, इंडिका की जानकारी दी है। और इससे पता चलता है कि मैक्सनीज ने कोई इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी क्या, जबकि इंडिका नाम की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। परंतु इनकी पुस्तकों से ये जानकारी मिलती है कि मैक्सनीज ने इंडिका नामक कोई पुस्तकें लिखी थी। तो आपको क्या याद रखना है कि मैक्सनीज की इंडिका है, ये कन्फर्म याद रखना। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में ये 14 वर्ष तक रहे थे। 1846 में डॉक्टर स्वान वेक ने इन उद्धरणों को संग्रहित कर एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यानी जो मैक्सनीज की इंडिका थी और उनके बारे में जो इन पुस्तकों में अलग अलग जानकारी मिली, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक पुस्तक के रूप में लिखा। वो क्या थे? स्वान वेक। तो स्वान वेक ने इंडिका को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। और 1891 में मैक्रिंडल ने इनको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया। यानी अंग्रेजी में अनुवादित किसने किया? मैक्रिंडल ने। और इंडिका को एक जगह इकट्ठा किसने किया? स्वान वेक ने। डायमैक्स सीरियाई राजा एंटियोक्स के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा। तो याद क्या रखना? डायमैक्स और एंटियोक्स और बिंदुसार। कैसे? डायमैक्स जो सीरिया के राजा थे, उनका राजदूत था और वो बिंदुसार के दरबार में रहा। सीरिया का राजा कौन था? एंटियोक्स। एंटियोक्स का राजदूत कौन था? डायमैक्स। और वो कहाँ आया? भारत में बिंदुसार के दरबार में आया। तो डायमैक्स आया, एंटियोक्स का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया। तो डायमैक्स, एंटियोक्स और बिंदुसार। डायनोसियस, ये मिस्र नरेश, जिसे टोलमी द्वितीय भी कहते हैं और फिलाडेल्फस भी कहते हैं, एक ही नाम है। टोलमी द्वितीय कहो या फिलाडेल्फस कहो। ये क्या था? टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था डायनोसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया। तो याद रखना है कि डायमैक्स किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। जबकि डायनोसियस है वो अशोक के दरबार में आया। ये कंफ्यूज हो सकते हो, डायमैक्स बिंदुसार के दरबार में आया और डायनोसियस है वो अशोक के दरबार में आया। प्लिनी द एल्डर प्रथम शताब्दी ईस्वी में 75 ईस्वी के आसपास लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है। तो प्लिनी द एल्डर ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसकी? प्लिनी द एल्डर की। इसमें इसके 6ठे अध्याय में दिया गया भारत वर्णन मैक्सनीज की इंडिका पर आधारित है।
यानी मैग्स्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी उसके आधार पर इसने नेचुरल हिस्टोरिका में भारत के बारे में लिखा है। प्लिनी इटली का नागरिक था। इसने भारत व इटली के मध्य व्यापार का वर्णन किया है। यानी भारत और इटली के मध्य जो व्यापार होता था उसका वर्णन किसने किया? प्लिनी ने किया। प्लिनी रोम से भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि भारत को जो सोना निर्यात हो रहा था कहाँ से? रोम से भारी मात्रा में, उसके लिए दुख प्रकट करता है प्लिनी। प्लिनी कहता है कि भारत यानी भारत वह स्थान है जहाँ पूरी दुनिया में सोना चक्कर लगा करके भारत में जाकर के दफन हो जाता है। यानी भारतीयों को सोना बहुत पसंद था, तो भारत में जब सोना आ जाता था तो लोग उसको वापस नहीं देते थे, सोने के बदले कुछ भी देने के लिए तैयार थे, परंतु ये सोना अपने पास है रखते थे। तो प्लिनी कहता है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके भारत में सोना जाकर के दफन हो जाता है। इसमें भारतीय वनस्पति, खनिज, पशुओं की जानकारी मिलती है। तो प्लिनी द एल्डर की क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। अब है टोलमी। इसने ग्रीक भाषा में 150 ईस्वी के आसपास ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। तो टोलमी की क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसकी? टोलमी की। एक अज्ञात लेखक ने लिखा है ग्रीक भाषा में, जिसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। यानी इसके लेखक का नाम याद नहीं है, ग्रीक भाषा में लिखा है, यानी यूनानी भाषा में लिखा है। क्या लिखा? पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत के बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है किसमें? पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी में। यह 80 ईस्वी से 115 के बीच लिखी गई। इसमें लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन दिया गया है। एरिथ्रियन सी का अर्थ होता है लाल सागर। अन्य यूनानी लेखकों में जस्टिन व प्लूटार्क प्रसिद्ध है। प्लूटार्क ने लिखा पैरेलल लाइन पुस्तक। प्लूटार्क की पुस्तक का नाम क्या? पैरेलल लाइन पुस्तक। और जस्टिन ने लिखा सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी है। तो प्लूटार्क की है पैरेलल लाइन पुस्तक, जस्टिन की सार संग्रह। अब आगे आता है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने ईसा की प्रथम शताब्दी में भूगोल यानी ज्योग्राफी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है। तो एक तो भूगोल किसका आ गया? टोलमी का, ज्योग्राफी है। टोलमी का क्या? ज्योग्राफी। और एक है स्ट्रेबो का, भूगोल। इसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। स्ट्रेबो ने डायमैक्स को सबसे बड़ा झूठा बताया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना कि जो डायमैक्स आया था बिंदुसार के दरबार में, उसको सबसे बड़ा झूठा बताया, और मैग्स्थनीज को डायमैक्स के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया। यानी इसने मैग्स्थनीज को भी झूठा बताया और डायमैक्स को भी झूठा बताया। किसने? स्ट्रेबो ने। क्या लिखा? ज्योग्राफी लिखा, भूगोल लिखी। एरियन। ईसा की दूसरी शताब्दी में एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। तो इंडिका मूल किसकी है? इंडिका है मैग्स्थनीज की, जबकि एरियन ने भी इंडिका भी लिखी और सिकंदर का आक्रमण नामक 2 ग्रंथ लिखे हैं। इंडिका और सिकंदर का आक्रमण एरियन ने, ये मैग्स्थनीज की इंडिका पर आधारित है। अब है पेट्रोक्लिज। इसने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा है और इसने भारत संबंधी वर्णन की स्ट्रेबो तथा सिकंदरिया के पुस्तकालय अध्यक्ष एरिस्टोलीज ने प्रशंसा की है। यानी पेट्रोक्लिज ने पूर्वी देशों का भूगोल लिखा, इसमें इसका मतलब भारत के बारे में भी लिखा, और भारत के बारे में जो इसने लिखा उसकी प्रशंसा की है किसने? स्ट्रेबो ने। और सिकंदर का पुस्तकालय अध्यक्ष था एरिस्टोलीज, उसने इसकी प्रशंसा की है। अब है कोसमस इंडिको प्लेस्टोज नाम से विख्यात यूनानी भिक्षु ने समुद्री मार्ग से भारत व श्रीलंका की यात्रा की। इसने अपनी पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी में 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी है। तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी पुस्तक किसकी? कोसमस इंडिको प्लेस्टोज की।
और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसने भारत और श्रीलंका की यात्रा की थी। कोसमस इंडिकोप्लेस्टोस, इसने क्या लिखा? क्रिश्चियन टोपोग्राफी, और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की इसमें जानकारी दी है। अब है चीनी लेखक। चीनी लेखकों में सबसे पहला आता है सुमा चीन। यह चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार था। चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार सुमा चीन, चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है इसे। इसने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में इतिहास पर ग्रंथ लिखा जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। तो सुमा चीन ने जो ग्रंथ लिखा उसमें भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। ये चीनी इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है और सर्वप्रथम इतिहासकार, चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार भी इसे कहा जाता है, सुमा चीन। अब है फायान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न फायान से संबंधित। यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व के बीच 15 वर्ष तक भारत रहा। फायान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। कितने वर्ष तक रहा? 15 वर्ष तक रहा। इसने कहीं भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है, ये भी याद रखना, राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। इसकी यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना था। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। फायान ने फोक्योकी नामक पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो फायान की पुस्तक का नाम क्या है? फोक्योकी। फोक्योकी किसके काल में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया। अब है हेनसांग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत रहा। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसका यात्रा विवरण स्यूकी नाम से प्रसिद्ध है। तो हेनसांग की जो पुस्तक है वो है स्यूकी, जबकि फायान की पुस्तक है फोक्योकी। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया और हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया। हेनसांग को युआन चुआंग भी कहते हैं। हेनसांग को क्या कहते हैं? युआन चुआंग, और इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स का अर्थ होता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया, नालंदा में शिक्षा प्राप्त की, 16 वर्ष तक भारत रहा, और इसको हेनसांग को युआन चुआंग भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स की भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार। अब है इतिसिंग। यह चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा, दोनों विश्वविद्यालय में रहा, नालंदा और विक्रमशिला। इसने प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक ग्रंथ लिखा है। बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं किसने लिखी? इत्सिंग ने लिखी, जो चीनी यात्री था, जो 7वीं शताब्दी में भारत आया। हुइली, इसने हेनसांग की जीवनी लिखी है। तो हेनसांग की जीवनी लिखी किसने? हुइली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हेनसांग की जीवनी लिखी हुइली ने, जो चीनी यात्री था। मा त्वान लिन, इसने हर्ष के पूर्वी अभियान का वर्णन किया है। यानी हर्षवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण किया था, वो उसका पूर्वी अभियान था, और पूर्वी अभियान का जिसने वर्णन किया या बताया है उस लेखक का नाम है मा त्वान लिन। मा त्वान लिन। अब है चाओजुकुआ। इसने चोल इतिहास का विवरण दिया है। यानी चोलों के इतिहास का विवरण किसने, चीनी यात्री ने दिया? चाओजुकुआ ने। इसने चू फानची नामक पुस्तक लिखी है। तो चाओजुकुआ की पुस्तक है चू फानची नामक पुस्तक है। चू फानची किसकी है? चू फानची चाओजुकुआ की। में दक्षिण भारत व चीन के व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत का चीन के साथ जो संबंध थे, व्यापारिक संबंध है, उसकी जानकारी किससे मिलती है? चू फानची से। और यह किसने लिखी? चाओजुकुआ ने। अब है सुंग यून। यह चीनी यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था, सुंग यून। अब इसके आगे आते हैं अरब यात्री। जो अरब से यात्री आए
अरबी लेखकों में अल-बरूनी है, सुलेमान है, अल-मसूदी है और इब्न खुदाओ आदि प्रमुख है। अल-बरूनी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। इंपॉर्टेंट, अल-बरूनी ने क्या लिखी? तहकीक ए हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अल-बरूनी की है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। वह महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था। महमूद गजनवी के साथ आया था। उसने गीता, पुराण, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त का भी अध्ययन किया। गीता, पुराण, वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त का भी अध्ययन किया। किसने? अल-बरूनी ने। अरब यात्री था अल-बरूनी। अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की कठोरता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने और एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं थी। अल-बरूनी भारतीयों के बारे में क्या लिखता है? जाति व्यवस्था की कठोरता पर टिप्पणी करता है। क्या कहता है? कि किसी को अपनी जाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी, किसी को अपने व्यवसाय या व्यापार से दूसरे व्यापार या व्यवसाय में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं थी। यानी अपना व्यवसाय या अपना व्यापार ही कर सकते थे, दूसरा व्यापार नहीं कर सकते थे। ये बात किसने लिखी? अल-बरूनी ने लिखी है। यानी भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी, ये बात लिखी अल-बरूनी ने। सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरब यात्री, पर्तियार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। पर्तियार और पाल राजाओं के बारे में लिखा सुलेमान ने। उसने पाल शासक को रुहमा और राष्ट्रकूट राज्य को बलहर कहा है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत को इसने मंगीर कहा है। तो पाल शासक को रोमा कहा, राष्ट्रकूट राज्य को बलहार कहा और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी मान्यखेत, उसको इसने मंकीर कहा। किसने? सुलेमान ने। वह लिखता है कि बलहर की जुज के राजा कनौज के गुर्जर पर्तियार नरेश के साथ शत्रुता थी। सुलेमान के अनुसार बलहर का राज्य संसार के 4 बड़े राज्यों में से था। यानी इसके अनुसार जो राष्ट्रकूट राज्य था बहुत बड़ा था। इसने अखबार उल सिंध वाल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। तो सुलेमान की पुस्तक का नाम क्या? अखबार उल सिंध वाल हिंद। अखबार उल सिंध वाल हिंद पुस्तक किसकी? सुलेमान की। सुलेमान ने सती प्रथा का उल्लेख किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना कि कौन से अरब यात्री है जिसने सती प्रथा का उल्लेख किया, तो वो था सुलेमान। अल-मसूदी 915-16 इसमें बगदाद के यात्री अल-मसूदी ने प्रतिहार और राष्ट्र राजाओं के विषय में अपने ग्रंथ मुर्जुल जहाब में लिखा है। तो अल-मसूदी का ग्रंथ क्या है? मुर्जुल जहाब, जिसमें इसने प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बारे में लिखा। यह प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो अल-मसूदी किसके काल में भारत आया? महिपाल प्रथम के काल में। यह प्रतिहार शासकों को बौर कहता है। क्या कहता है? बौर। अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को क्या कहा? बलहर। इब्न खुदाक अरब भूगोलवेत्ता था। इसने किताबुल मसालिक उल ममालिक यानी मार्गों एवं राज्यों की विवरण पुस्तिका नामक ग्रंथ लिखा। इसने भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन किया है। इब्न खुदराक अरब भूगोलवेत्ता था। इसने किताबुल मसालिक उल ममालिक, तो इब्न खुदराक इसकी पुस्तक का नाम क्या? किताबुल मसालिक उल ममालिक नामक ग्रंथ लिखा और इसमें भारतीय समाज में 7 जातियों का वर्णन किया है। भारतीय समाज में कितनी जातियां थी? 7 जातियां थी। ये बात किसने बताई? इब्न खुदाब। और किस पुस्तक में बताई? किताबुल मसालिक उल ममालिक में। ये 7 जातियां कौन कौन सी थी? ये थी सबुक, फुरिया, कतरिया, ब्रह्म, बेसुरिया, सुदारिया, संडालिया और लहूद। ये 7 जातियां जो कि इब्न खुदाक ने बताई। सबुक फुरिया यानी क्षत्रिय इस वर्ग के राजा चुने जाते थे। सबुक फुरिया जाति से क्या चुने जाते थे? राजा चुने जाते थे। कतरिया ये क्षत्रिय होते थे। ब्रह्म ये ब्राह्मण होते थे।
बेसुरिया ये वैसे होते थे, सुदारिया ये शूद्रक या कर्षक होते थे, और संडालिया ये चंडाल होते थे, और लहूद ये खानोबदोश जातियाँ होती थी, घूमती फिरती रहती थी। अब इब्न खुद्दाद ने लिखा है कि कभी कभी वृद्ध मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेते थे। तो पानी में डूबने की, अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेने की जो चर्चा की वो किसने की? इब्न खुदार्द ने की। अल बिलादुरी इसने फुतह उल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा है। अल बिलादुरी इसने क्या लिखा? फुतह उल बुल्दान नामक ग्रंथ लिखा है। इसके विवरण में देवल समर्थी में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है। यानी अल बिलादुरी क्या लिखा? फुतह उल बुल्दान लिखा। अल बिलादुरी ने क्या लिखा? फुतह उल बुल्दान। इसमें किसकी जानकारी मिलती है कि भारत में शुद्धि आंदोलन चला था? जिसकी जानकारी किस में मिलती है? देवल समर्थी में मिलती है शुद्धि आंदोलन की जानकारी। और इस शुद्धि आंदोलन की पुष्टि कौन करता है? अल बिलादुरी। किस पुस्तक में? फुतह उल बुल्दान में। क्या कहता है कि इसमें जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता। शुद्धि आंदोलन चला था जिसमें क्या था कि इस्लाम ग्रहण करवाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता था, जिसे शुद्धि आंदोलन कहते थे। इस शुद्धि आंदोलन की जानकारी मिलती है देवल समर्थी में, और उसकी पुष्टि करता है अल बिलादुरी अपनी पुस्तक फुतह उल बुल्दान में। अल इदरसी इसने नुन्हजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ की रचना 11वीं शताब्दी में की। अल इदरसी ने इसने नुन्हजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ की रचना 11वीं शताब्दी में की। भारतीयों के चरित्र व न्याय प्रियता की प्रशंसा करता है। चरित्र और न्याय प्रिय की प्रशंसा भारतीयों की कौन करता है? अल इदरसी। अल इदरसी भारतीयों द्वारा की जाने वाली वृक्ष पूजा व सूर्य पूजा का भी उल्लेख करता है। वृक्ष पूजा और सूर्य पूजा का उल्लेख भी अल इदरसी करता है नुन्हजुल मुस्ताक नामक ग्रंथ में। अबू जईद इसने भारत व चीन की यात्राएं की थी। दोनों देशों का तुलनात्मक वर्णन किया है। अबू जईद ने इसने सिलसिला उल तवारीख की रचना की है। सिलसिला उल तवारीख की रचना किसने की? अबू जईद ने। सिलसिला उल तवारीख अबू जईद। इब्न हुकल इसने अस्काल उल विलाद में भारत के बारे में जानकारी दी है। इब्न हुकल ने अस्काल उल विलाद। अस्काल उल विलाद किसकी है? इब्न हुकल की। अल इस्तरवारी ने किताब उल अकलीम की रचना की, जिसमें भारत विषयक जानकारी मिलती है। अल इस्तरवारी ने क्या लिखा? किताब उल अकलीम, जिसमें भारत विषयक जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे, चाहे साहित्यिक स्रोत हो, पुरातात्विक स्रोत हो, या फिर विदेशी यात्रियों के विवरण हो, बहुत ही विस्तार से हमने इस पर चर्चा कर ली। इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कंप्लीट है, परिपूर्ण है। चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इतिहास के इन टॉपिक के जो पर्सन है वो इनसे बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो आप मेरे ऊपर विश्वास रखना और इसको वीडियो को 1 या 2 बार 3 बार देख करके इनको याद रखना, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है। तो इनको आप बार बार देखोगे, सुनोगे, तब आपको याद होंगे। ओके, आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।